Hello friends, welcome to Marut's mentorship. आज मैं इस सेशन के माध्यम से एक बार फिर से उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए जो 7th पेपर है, एथिक्स का जो पेपर है, उसमें जो केस स्टडी है, एक इफेक्टिव केस स्टडी कैसे लिखी जा सकती है और जो केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन होता है, आप उसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसके लिए मैं एक ये सेशन लेके आया हूँ। जो हमारे एक प्रीवियसली मैंने एक और सेशन यहाँ पर किया था जिसमें कि मैंने एक केस स्टडी ली थी जो कि उसका नेचर इस तरीके का था कि किसी भी एक क्राइसिस वाली स्थिति में, एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उस वक्त आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। आज अब मैं एक दूसरी टाइप की केस स्टडी आपके सामने ला रहा हूँ और उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। जो बातें कुछ कॉमन है किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले यह है कि आप जो क्वेश्चन है उसे केयरफुली पढ़ें। क्वेश्चन काफी बड़ा आता है, कई बार हाफ पेज का या पूरे पेज का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको उसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार उसको पढ़ना है और उसमें कुछ की इश्यूज होते हैं, उसमें हमें कुछ ऐसी क्लूज दिए जाते हैं जिन क्लूज को हमें पढ़ना है और उसके आधार पर ही हमें केस स्टडी को सॉल्व करना है। चूंकि ये एथिक्स का पेपर है, इसलिए इसमें जो एथिकल इश्यूज हैं, सपोज क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पर हमें केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। तो हमारा इसको जो देखने का एंगल होगा वो हमेशा एथिकल इश्यूज के नजरिए से होगा, जिसमें कि क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, आपने अकाउंटेबिलिटी, ऐसे कई सारे टर्म्स हम पढ़ते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही हमें केस स्टडीज को अप्रोच करना है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब एक से ज्यादा केस स्टडीज आए या एथिक्स के पेपर में हम पहले कुछ भी लिख रहे हो, तो हमें चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। मतलब हमारा किसी भी केस स्टडी को देखने का जो नजरिया होगा उसमें हमारी अप्रोच सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक केस स्टडी में हम कुछ कह रहे हैं, दूसरी केस स्टडी में कुछ और कह रहे हैं उसी सेम सर्कमस्टांसिस में। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा केस स्टडी का पार्ट होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस सिलेबस का भी टॉपिक है, तो हमें इस पे भी देखना होगा। तो आज हम एक 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसको एक लेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी भी एक संगठन में निर्णय कैसे लिया जाता है, उस पे बेस्ड है। इससे जो हमने पहले वाली केस स्टडी करी थी वो किसी क्राइसिस या अकस्मात उत्पन्न किसी स्थिति को बेस्ड केस स्टडी थी। ये है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन डिसीजन मेकिंग के लिए है ये। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। निम्नलिखित प्रकरण को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुरेश ने मामूली से कारोबार से काम शुरू किया और धीरे धीरे मध्यम दर्जे की इंजीनियरिंग कंपनी का बड़ा मालिक बन गया। तो ये क्या है? एक मध्यम दर्जे की इंजीनियरिंग कंपनी है, उसका मालिक है सुरेश। जब कंपनी के तकनीकी निदेशक ने दूसरी नौकरी लेने के लिए पद त्याग किया तो वह पद खाली हो गया। तो जो तकनीकी निदेशक था वो क्या हो गया? उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब सुरेश ने प्रस्ताव किया कि उसका युवा पुत्र रामलाल तकनीकी निदेशक बना दिया जाए तो निदेशक मंडल को आश्चर्य हुआ। तो ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे बेटे को बना दो, तो सबको जो उसके निदेशक थे, जो डायरेक्टर्स थे, उनको क्या हुआ? बड़ा आश्चर्य हुआ। एक निदेशक ने तो इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया और रामलाल की शैक्षिक योग्यता पर संदेह किया। तो उसने शैक्षिक योग्यता के आधार पर रामलाल का विरोध किया। सुरेश ने कहा कि उसके पुत्र ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई रिमोट वेस्टब्रुक टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है। तो अब क्योंकि जो डायरेक्टर था उसने क्या किया था, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे उस पर शक वो किया था, संदेह किया था, तो उसने उसकी क्वालिफिकेशन बताई। एक सदस्य के पूछे जाने पर उसने यह भी कहा कि रिमोट वेस्टब्रुक टेक्निकल यूनिवर्सिटी न्यू मैक्सिको में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। उसने यह भी बताया कि रामलाल ने डेट्रॉइट के पास कुछ कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लिया है, मतलब उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग भी ले रखी है। उसका फिर भी विरोध किया गया तो उसने याचना की कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यह कि यदि वह बीमार पड़ जाए तो वह तो यही चाहेगा कि उसके परिवार से कोई कारोबार की बागडोर संभाले। उसने यह और कहा कि उसके शेयर धारिता के बल पर रामलाल सदस्य चुन लिया जाएगा। तो मतलब अब इस केस स्टडी में हमें ये पता चल रहा है मोटा मोटा कि जो सुरेश है वो किसी भी तरीके से अपने बेटे को उस ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहता है कंपनी में, जबकि उसके जो डायरेक्टर्स हैं
वो अलग अलग तरीके से, किसी ने तो खुल के विरोध किया है और कोई क्या कर रहा है, उसकी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि उसके आने पे। इसी को अब मैं क्या है इंग्लिश में पढ़ता हूँ, देखिए। Study the following cases carefully and answer the questions that follow. Suresh started a business from scratch and ended up as substantial owner of a mid-size engineering company. The position of technical director in the company fell vacant when its incumbent resigned to take up another assignment. To the surprise of the board, Suresh proposed that his young son Ramlal should be made a technical director. One director openly expressed his opposition to the proposal and doubted Ramlal's credentials. Suresh replied that his son has studied engineering in remote Westerbrook Technical University. In reply to the member's question, he added that remote Westbrook Technical University is an accredited university in New Mexico. Ramlal, he added, also took training in some workshops near Detroit. When there was further opposition, he pleaded that his health was poor and that he would like someone from his family to take reins if he were to become too ill. Ramlal, he added, would be elected a member on the strength of his shareholding. तो अब देखिए, जब हमने केस स्टडी को पढ़ लिया तो हमें इसमें एक चीज ये पता चली कि नंबर वन की ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पे है। नंबर टू, जब हम इसे अप्रोच करेंगे तो हमें इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखना है, साथ ही कॉर्पोरेट इथिक्स की जो बात है उसको ध्यान में रखना है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो एक मोटा मोटा ये हमारा एक पैटर्न है, एक बैकग्राउंड है जिसपे कि हम इस केस स्टडी को डील करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि आप अनेक वर्षों से कंपनी के सचिव हैं और सुरेश के सलाहकार हैं। अब देखिए आपको क्या रोल दे रहा है, कंपनी के सचिव का रोल दे रहा है और कह रहा है कि आप सुरेश के सलाहकार हैं। आप सुरेश को क्या सलाह देंगे, क्या सलाह देंगे? अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। तो ये हमारे जो इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये मैं आके एक एक करके इसे टेकअप करूंगा। सेम ये है, इंग्लिश में भी इन्होंने क्या कर रखा है कि आपको क्या बना दिया है, सेक्रेटरी बनाया है सुरेश का और उनके एडवाइजर हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें डिसीजन लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा है क्या है, क्या सुरेश को सलाह देंगे कि स्वतंत्र निदेशकों की ओर से इस प्रकार का विरोध कॉर्पोरेट जीवन में रूटीन सा है, सुरेश को अपनी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। You would advise Suresh that such opposition from independent directors is routine in corporate life. Suresh should not change his position. तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स, जिसमें कि मोरालिटी भी आता है, कॉर्पोरेट मोरालिटी भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमें उनको देखना है। तो कोई भी जो कंपनी है वो क्या होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन से चलती है। उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सुरेश को ये सलाह देना कि भाई उनके जो अपोजिशन है उसे आप, वो तो रूटीन है, उसे आप इग्नोर कर दो, उसे आप मत मानो और आप किसी भी तरीके से अपने बेटे को ले आओ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है वो सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया निर्णय नहीं है। नंबर टू, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट है। नंबर तीन, ये कॉर्पोरेट एथिक्स के अगेंस्ट है। और नंबर चार, क्या रूल्स इस चीज को परमिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी डाउटफुल है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हम नहीं मानेंगे। सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, आपकी सलाह होगी कि रामलाल को शॉप स्टोर से शुरुआत करनी चाहिए और क्रमशः उच्चतर उत्तरदायित्व लेना चाहिए। Your advice would be that Ramlal should start at the shop floor and then gradually take up higher responsibilities. देखिए ये एक फर्स्ट नजरिए में लगता है कि ठीक है भाई, आप रामलाल, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो उसने डिग्री भी ले रखी है, वो ट्रेंड भी है, तो क्यों ना उसे क्या किया जाए, एक शॉप फ्लोर मतलब निचले स्तर से ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाए और उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है, हो सकता है ठीक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि रामलाल को, लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान देना होगा कि क्या रामलाल जो क्वालिफिकेशन नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर टू, क्या जो रिक्रूटमेंट का जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है, क्या उसे फॉलो किया जाएगा नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हमारा तरीका है ये रामलाल को बैकडोर से एंट्री का एक मौका देगा, जो कि उसके पिता सुरेश वैसे भी चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। क्या इसमें हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी इसमें क्या राय है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन हम इसे हम पूरी तरह नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। कंपनी को किसी प्रबंधन के अनुभव वाले बड़ी आयु वाले किसी ऐसे टेक्नोक्रेट को नियुक्त करना चाहिए जो सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहा हो और उसे रामलाल को काम सिखाने के विशेष मिशन के साथ नियुक्त किया जाना चाहिए। Company should appoint an elderly technocrat with management experience
who is nearing retirement and he should be appointed with specific mission to groom रामलाल। अब ये एक और तरीका है कि भाई इसमें ये कह रहे हैं कि किसी एक ओल्ड एज जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, जो टेक्नोक्रेट है, उन्हें रख लिया जाए और इस उम्मीद से कि वो तो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, तो वैसे भी वो टाइमली रिटायर हो जाएंगे और स्पेसिफिक पर्पज ये होगा कि वो रामलाल को ग्रूम करें। लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी अपनी एफिशिएंसी के लिए काम करेगी। हम रामलाल को ही पर्टिकुलरली ग्रूम करने के लिए किसी को क्यों रखें? नंबर वन। नंबर टू, यदि किसी ऐसे इंडिविजुअल को सिर्फ उसको ये बता के ही रखा जाता है, इस पर्पज से रखा जाएगा कि भाई आप किसी को ग्रूम करने के लिए रखे जा रहे हो, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस कमिटमेंट के साथ, उस डेडिकेशन के साथ काम कर पाएगा? तो अगेन यहाँ पे जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, जिसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इससे अफेक्ट हो सकती है। तो हम इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, इसे भी इग्नोर किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन, आपको अलग रहना चाहिए क्योंकि परिवार के मामलों में लोग तार्किकता की बात ध्यान नहीं देते। ये बात तो सही है कि भाई परिवार के मामले में हो सकता है वो तार्किकता की बात को ध्यान में ना दे। यू शुड स्टे अवे बिकॉज इन फैमिली मैटर्स पीपल डू नॉट पे हीड टू रीजन। पहली बात देखिए क्या है कि ये फैमिली मैटर नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मैटर है, एक कंपनी का मैटर है, जिसमें कि एज एन एडवाइजर मेरा भी एक रोल है। मतलब कि जो हमें क्योंकि इसमें एडवाइजर का रोल दिया गया, वो इंपॉर्टेंट रोल है। हम हम एथिकल ऑनेस्टी एथिकल हैं, हम ऑनेस्ट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो फैमिली मैटर है, तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक अलग एंटिटी है। तो मुझे लगता है कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है कि हम। और एक चीज और देखने की बात यह है कि जो हमने प्रीवियस केस स्टडी करी थी उसमें हमने कहा था कि डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है इसमें, और डिसीजन लेना भी जरूरी है। तो वो स्टैंड हम यहाँ भी रखेंगे। तो हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते, हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे और कुछ ना कुछ उन्हें क्या देंगे, राय इसमें अवश्य देंगे। तो ये हमने चारों जो इसके ऑप्शन थे उनको एनालाइज किया, तो और हमने ये इसमें पाया कि पूरी तरीके से चारों में से कोई भी ठीक नहीं है। तो अब हम इसमें, क्योंकि इसमें हम एक चीज देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो उसको उनको बताना ही है, तो हम क्या ऐसा एडवाइस उनको दें। पहला कह रहे हैं वी मे प्रेफर एनी वन ऑफ इट। अब इसमें जो है चारों में से जो सेकंड वाला था वो कुछ हद तक हम उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन केवल सेकंड वाला जो ऑप्शन था उसी को प्रेफर करना, मतलब पूरी तरीके से उसे फॉलो करना ठीक नहीं रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं, कोई अदर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो मेरी राय में इसमें सही ऑप्शन ये होगा कि हम क्या करें, हम बोलें कि ये सेकंड ऑप्शन को मिक्स करें, कि हम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करें ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम ओपन रिक्रूटमेंट करें, सबको मौका दें, और यदि रामलाल उसमें सुटेबल कैंडिडेट के रूप में आते हैं तो उन्हें जरूर हम शॉप फ्लोर पे रखेंगे, शॉप स्टोर पे रखेंगे। और शॉप, यहाँ ऊपर स्टोर लिखा है, नीचे इंग्लिश में फ्लोर है, शॉप फ्लोर ही सही वर्ड है। शॉप फ्लोर पे उनको रिक्रूट करेंगे और यदि उनमें कैपेबिलिटी होगी तो वो धीरे धीरे खुद ही ऊपर ग्रोथ करेंगे और अपना उत्तरदायित्व संभाल लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ कि हम जो पॉइंट, हमारा जो सेकंड ऑप्शन था, पार्टली हमने उसको लिया, लेकिन हम उसको भी और फेयर बना रहे हैं कि भाई ओपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जो कि कंपनी के रूल्स के अनुसार होगा, और यदि उसमें रामलाल सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम उनको रखेंगे उसमें। नंबर 3, अगर उनमें कैपेबिलिटी होगी, अगर वो अच्छा कर पाएंगे तो डेफिनेटली ऊपर ग्रोथ करेंगे और उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां भी सुरेश उनको चाहते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की जो केस स्टडी थी कि संगठन में निर्णय लेने की जो तरीके हैं वो कैसे होने चाहिए, कैसे वो फेयर होने चाहिए, उनमें क्या एथिकल इश्यूज होने चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उस चीज के लिए हमने क्या किया है, ये केस स्टडी को हैंडल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की जो केस स्टडी है उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसे डील कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम फिर आएंगे कुछ और नए अच्छे सेशंस के साथ।